गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो 12 के बच्चों के लिए विशेष करके है। चैप्टर का नाम है 12 का ये चैप्टर है जिसका नाम है वंशानुगति का आणविक आधार या वंशागति का आणविक आधार। देखिए, चैप्टर का सबसे पहले मतलब हम लोग सीखते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या है। तो होता क्या है कि जब किसी जीव का गुण उसके संतति में चले जाता है, यानी उसके बच्चे में जाता है, यानी एक पीढ़ी का गुण दूसरे पीढ़ी में जाना। जैसे कि यहाँ पे गुलाबी रंग के फूल वाले कोई पौधा थे और उससे जो बीज बना उससे भी जो नया पौधा बना उसमें भी फूल का रंग गुलाबी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है कि गुलाबी फूल वाले पौधे का बीज से जो नया पौधा बनता है वो भी गुलाबी होता है फूल वाला? ये रीजन इसके पीछे का क्या है, यही आज हम लोग सीखेंगे। अगला चीज क्या है, जैसे कि आप किसी पेरेंट के बारे में देखें, माता पिता का गुण उनके बच्चों में चले जाते हैं। जैसे कोई माता पिता है, उनका गुण कहाँ, उनके बच्चों में चले जाते हैं, उनके संतान में चले जाते हैं। इनके पीछे क्या कारण है, यही है चैप्टर का नाम और यही सीखना है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, वंशानुगति के आणविक आधार। यानी कि जो चीज एक पीढ़ी का गुण दूसरी पीढ़ी में ले जाता है वो चीज क्या है, वो अणु कौन सा अणु है। तो वो अणु कौन सा है, अब हम लोग जानते हैं वर्तमान में कि वो क्या चीज है, डीएनए। माता पिता का डीएनए बच्चों में जाता है, इसी के कारण से माता पिता का गुण बच्चों में दिखाई देता है, या एक पीढ़ी का गुण दूसरे पीढ़ी में जाता है। जैसे पेड़ पौधा के भी वो जो आपको पहले बताया गया, उसके भी डीएनए उसके बीज में जाते हैं, जिस कारण से दोनों का गुण मिलता जुलता रहता है ना। अभी हम लोग को पता है कि डीएनए के कारण ही ऐसा होता है, लेकिन शुरुआत में ये चीज पता नहीं था। तो पता कैसे चला, इस चीज को सीखते हैं पहले। तो देखिए, डीएनए रहता कहाँ है, तो कोशिका के लगभग बीच में कहीं एक गोलाकार गाढ़ा संरचना रहता है जिसके अंदर डीएनए होता है ना। और उस गोलाकार संरचना को हम लोग केंद्रक के नाम से बुलाते हैं। इस केंद्र का खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, है ना, और इनका अहम योगदान रहा था। इसके बाद स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पेड़ पौधा पे रिसर्च करके बताया कि एक पीढ़ी का गुण जो दूसरे पीढ़ी में जाता है उसके पीछे कारण केंद्रक ही है। लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि डीएनए क्या होता है। ठीक, तब तक यही मान के चल रहे थे केंद्रक कारण से ही ऐसा होता है। इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आया जिनका नाम था अगस्त विजमैन, ए विजमैन। इन्होंने भी सेम बात बताई स्ट्रासबर्गर की तरह ही, लेकिन जंतु के लिए बताया, है ना। इसके बाद अगला साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक मेस्सर। ये पस कोशिका पर रिसर्च कर रहे थे, यानी डब्ल्यूबीसी पर, और रिसर्च करके बताया कि केंद्रक के अंदर कुछ चीज है, जाल जैसी चीजें हैं, उसके कारण से एक पीढ़ी का गुण दूसरे पीढ़ी में जाता है। और उस जाल जैसी चीज का नाम इन्होंने रखा क्या, न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मेस्सर ने क्या नाम रखा, न्यूक्लिन। इसके बाद अगला साइंटिस्ट आता है जिनका नाम है अल्टमैन। इन्होंने उस न्यूक्लिन पे बहुत ही विस्तृत अध्ययन किए, बहुत ज्यादा जानकारी उस पर रिसर्च करके हासिल किए, और बताया कि ये जो न्यूक्लिन है ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और इनका नाम बदल के न्यूक्लिन से नाम रख दिए न्यूक्लिक अम्ल। फिर अगला साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है पीए लेविन। इन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, है ना। और इन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये 3 प्रकार की चीजों के बने होते हैं। पीए लेविन ने क्या कहा कि न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड के बहुलक के बने होते हैं। बहुलक का मतलब क्या, वही न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। क्या चीज, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लियोटाइड खुद भी 3 चीजों से मिलके बना होता है। कौन कौन सी चीजें, तो नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल, ये 3 चीज आपस में मिलके बनते हैं
एक न्यूक्लियोटाइड और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं अमीनो अम्ल, सॉरी न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आइए सबको एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन क्षार के बारे में। ये नाइट्रोजन क्षार होता क्या है? तो ये एक प्रकार का हेटेरोसाइक्लिक क्षारीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं जिसके साथ जुड़े होते हैं नाइट्रोजन, है ना। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? तो साइक्लिक कंपाउंड आप लोगों ने जैसे कि बेंजीन के बारे में सुना ही होगा, है ना, जो कि क्या होते हैं? साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, जो एक वलय के रूप में कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड को, यौगिक को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। और जिस साइक्लिक कंपाउंड में हर जगह कार्बन ना हो, कहीं नाइट्रोजन हो, कहीं कोई और यौगिक आ जाए, तो इस प्रकार की यौगिक को हम लोग क्या कह देते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और क्या कहा मैंने कि हेटेरोसाइक्लिक क्षारीय प्रकृति के कंपाउंड या यौगिक के साथ जब नाइट्रोजन जुड़े होते हैं, उसी यौगिक को हम लोग नाइट्रोजन क्षार कह देते हैं। अब है क्या, इसके संरचना की दृष्टिकोण से इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्यूरिन, दूसरे होते हैं पैरामिडिन। प्यूरिन नाम छोटा है लेकिन इसका संरचना बड़ा होता है, और पैरामिडिन का नाम बड़ा है लेकिन संरचना छोटा होता है। ये जो प्यूरिन होता है ये दो प्रकार के होते हैं, और इसमें कितने? दो वलय, दो साइक्लिक संरचनाएं पाई जाती है, दो वलय पाए जाते हैं। प्यूरिन का एग्जाम्पल है एडेनिन और ग्वानिन, इसका ये संरचना होता है। आप दोनों संरचना में देखते होंगे कि कितने वलय हैं? एक और एक, दो वलय हैं। ठीक है, नाम छोटा है प्यूरिन लेकिन इसका संरचना बड़ा है। कितने प्रकार के होते हैं प्यूरिन? दो प्रकार के, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, अगला चीज क्या है? पैरामिडिन। ये जो पैरामिडिन होते हैं इसमें एक ही वलय होता है, नाम बड़ा है लेकिन संरचना इसका छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद है क्या, ये पैरामिडिन जो है ये तीन प्रकार के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, ये ऐसा संरचना होता है साइटोसिन का, यूरेसिल का और थाइमिन का। इसमें दो बात हमें ध्यान रखना है। पहला बात क्या है, ये जो थाइमिन है, ये संरचना अगर आपको इमेज बनाना हो तो ये आप क्लिक करके इसको स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। अब इसमें है क्या, दो चीज आपको याद रखना है। ये जो थाइमिन है ये आरएनए में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल डीएनए में मिलते हैं। और ये जो यूरेसिल था ये केवल आरएनए में मिलता है और डीएनए में नहीं मिलता है। ठीक, ये दो बात याद रखना है। बाकी ये एडेनिन भी, ग्वानिन भी, साइटोसिन भी, ये तीनों डीएनए में भी मिलते हैं और आरएनए में भी मिलते हैं। ठीक है, दोनों में होते हैं। ये सब के सब क्या है? नाइट्रोजन क्षार है। कहाँ रहता है? डीएनए में। अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। आगे सीखिए। अभी तक आप लोगों ने सीखा क्या कि ये जो नाइट्रोजन बेस हैं ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। और पैरामिडिन कितने प्रकार के? तीन प्रकार। कौन कौन से? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक, इसमें से याद क्या रखना है आपको? थाइमिन जो होते हैं ये केवल डीएनए में मिलते हैं, आरएनए में नहीं मिलते, और यूरेसिल केवल आरएनए में मिलेंगे, डीएनए में नहीं। आगे देखिए, अगला हम लोग बात करते हैं। अगर आपसे पूछ देगा, क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है क्या कि बताइए डीएनए और आरएनए में कौन सा ऐसा पैरामिडिन है जिसका अंतर रहता है? तो आप कहेंगे किसका? यूरेसिल का और थाइमिन का अंतर रहता है। अगला है क्या? पेंटोज शुगर, है ना। पेंटोज शुगर क्या है? तो 5 कार्बन के बने मोनोसेकेराइड को हम लोग पेंटोज शुगर कहते हैं। अब सवाल आता है कि मोनोसेकेराइड है क्या? इतना याद रखिएगा कि सबसे छोटे चीनी, सबसे छोटे शुगर को हम लोग कहते हैं मोनोसेकेराइड, है ना। चीनी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चीनी का फॉर्मूला आप लगाएंगे। चीनी कहने का मतलब क्या है? शर्करा वाली गुण है। 5 कार्बन के बने सबसे छोटे चीनी शर्करा को हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। सबसे छोटे शर्करा के लिए हम लोग वर्ड ही यूज करते हैं मोनोसेकेराइड। मोनो माने एक,
उसको तोड़ा नहीं जा सकता, अगर तोड़ेंगे तो उसका गुण अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अब वो नहीं रहेगा। जैसे कि कुछ ऐसे चीनी है जिसको आप दो भागों में तोड़ेंगे फिर भी वो चीनी रहेगा, जैसे फ्रक्टोज, इसको अगर आप दो भागों में तोड़ेंगे फिर भी वो चीनी रहेगा, दोनों भाग उसका। लेकिन अगर आप मोनोसेकेराइड को तोड़ देंगे दो भागों में तो वो चीनी का गुण उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या कहा मैंने, पेंटोज शुगर क्या होता है, 5 कार्बन का बना हुआ चीनी को जनरली पेंटोज शुगर कह देते हैं। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं राइबोज शुगर, दूसरे होते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक, राइबोज शुगर का ये संरचना है, ऑक्सीजन और 5 कार्बन। ठीक है, और ये है डीऑक्सी राइबोज का संरचना, ऑक्सीजन और 5 कार्बन। अब इसमें देखना क्या है कि अंतर दोनों में क्या होता है, तो इसके सेकेंड कार्बन पे और इसके सेकेंड कार्बन पे ही अंतर है, बाकी सब सेम है। क्या अंतर है, तो देखिए डीऑक्सी राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे केवल H है, जबकि राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे OH लगे होते हैं। ठीक है, और इसके सेकेंड कार्बन पर OH नहीं होते हैं, सिर्फ H होते हैं। बस ये मेन अंतर है। इस कारण से इसे हम लोग क्या कह देते हैं, डी ऑक्सी, क्या कह देते हैं, डी ऑक्सी। ऑक्सी माने ऑक्सीजन, डी माने कम होना, एक ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका नाम क्या है, डीऑक्सी। ठीक, इसके बाद क्या है कि ऑक्सीजन एक हटने के कारण से ये अधिक अस्थायी हो जाता है और ये ऑक्सीजन के कारण से कम अस्थायी होता है। कौन सा, राइबोज शुगर। ठीक है, आइए, पेंटोज शुगर हम लोगों ने बात कर लिया, अब बात करते हैं हम लोग फास्फोरिक अम्ल के बारे में। तो फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4 माइनस, इसका ये संरचना होता है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों मिलके कैसे बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आइए न्यूक्लियोटाइड को सीखते हैं। जैसे कि देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पेंटोज शुगर, ये है एक पेंटोज शुगर, और उसके साथ में ये संरचना अभी भी हम लोगों ने बात किया था, नाइट्रोजनस बेस का है और इसमें 2 वलय है, इसका मतलब किसका संरचना होगा, प्यूरिन का। और प्यूरिन में से किसका संरचना है, तो आप कहेंगे एडेनिन का संरचना है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये आपको केमिस्ट्री में बताया जाता है और ये संरचना आपको बायोलॉजी में जनरली जरूरी नहीं है संरचना, हाँ बायोमोलिक्यूल में हल्का फुल्का जरूरत है। बाकी मेन चीज क्या है वो देखिए, जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस खास करके प्यूरिन के साथ एक साथ आते हैं तो पेंटोज शुगर का पहला कार्बन और प्यूरिन का नम्मा नाइट्रोजन के बीच में ये जो OH और H है, ये यहां से दोनों जुड़ के जल बन के बाहर निकल जाता है और अब क्या हो जाता है, डायरेक्टली कार्बन किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। और ये जो नया रिश्ता बना है, ये जो नया रिश्ता बना है या आप कहें बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम लोग एक नाम देते हैं, इस रिश्ते को क्या करते हैं, एक नाम देते हैं। और नाम क्या है, आप कहेंगे बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का, इस रिश्ते का नाम है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ये संरचना जुड़ता है इससे, ये त्रिविमीय तरीके से जुड़ता है, इसीलिए बीटा का उपयोग किया जाता है। और एन का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसीलिए एन, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इस बॉन्ड का नाम है। ठीक है, आगे सीखिए, जब इस पेंटोज शुगर, अच्छा जब ये दो चीज जुड़ जाते हैं तो आप इसे कहते हैं, तब आप इस चीज को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, इससे में क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है, पेंटोज शुगर जुड़ा हुआ है और साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। अब ध्यान से आगे सीखेंगे, देखिए जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ इसके 5, ये जो पेंटोज शुगर का जो 5वां कार्बन है, इसके पास जब फास्फोरिक अम्ल आता है तो वापस से क्या होता है, यहाँ पे ये
हाइड्रोजन एक और इधर से दो, एक हाइड्रोजन इधर से और इधर से OH, ये दोनों जल बन के यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और डायरेक्टली अब क्या हो जाएगा, तो ये O तो बचा हुआ था, बीच में ये O रहेगा, इधर से कार्बन और इधर से फास्फोरस जुड़ा रहेगा। ये जो नया बॉन्ड बना है, नया रिश्ते बने हैं, इस बॉन्ड को हम लोग एक नाम देते हैं एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, ठीक है। जो एस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में है, तो पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड के बीच में है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये तीन जब एक साथ मिल गए, देखिए क्या क्या चीज मिल गया है इसमें, इसमें क्या क्या चीज मिल गया है, तो पेंटोज शुगर, साथ में नाइट्रोजनस बेस और साथ में फास्फोरिक अम्ल, जब ये तीनों जुड़ जाते हैं तब इसको हम लोग बोलते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। और खूब सारे न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनते हैं डीएनए, ये आगे हम लोग जाके सीखेंगे। अभी एक दूसरा स्ट्रक्चर देख लीजिए, जैसे कि ये देखिए, ये है एक पेंटोज शुगर और ये है वापस से नाइट्रोजनस बेस, कौन सा, तो पैरामिडिन। इससे पहले एग्जांपल में हम लोग प्यूरिन लिए थे, और पैरामिडिन में कौन सा है, तो थायमीन है। जब थायमीन पेंटोज शुगर के नजदीक आते हैं तो वापस से यहाँ पे क्या बन के निकल जाएंगे, H2O, और डायरेक्टली C किसके साथ जुड़ जाएगा, N के साथ जुड़ जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, वापस से वही बीटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और इसके पांचवें कार्बन के पास जब आएगा कौन, फास्फोरिक अम्ल, तब क्या होगा, वापस यहाँ से एक H और इधर से OH, H2O बन के बाहर निकल जाएंगे, और ये फास्फोरस के और कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन रहेगा। इस बॉन्ड को आप लोग को पता है क्या नाम दिए थे, एस्टर बॉन्ड। बाकी सब चीज सेम है। अब है क्या डिफरेंट, क्या है, तो अगर आप इसमें गौर किए होंगे तो जब प्यूरिन के साथ जुड़ता है पेंटोज शुगर, प्यूरिन के साथ क्या जुड़ता है, पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर का क्या रहता है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे पहला कार्बन रहता है पेंटोज शुगर का, फर्स्ट कार्बन, और प्यूरिन के किस से जुड़ता है, तो आप कहेंगे नाइन्थ पोजीशन का क्या चीज, नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाता है, कौन सा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इसी तरह से अगर इसमें आप गौर किए होंगे तो जब पेंटोज शुगर जुड़ता है किससे, पैरीमिडीन से, इसमें देखे होंगे आप क्या कि पेंटोज शुगर का क्या रहता है, पहला कार्बन, इसमें कोई चेंज नहीं, फर्स्ट कार्बन रहता है, और पैरामिडीन के कौन से, पहला नाइट्रोजन से जुड़ता है, किससे जुड़ते हैं, फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ते हैं, और बॉन्ड कौन सा, वही बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और इस एक संरचना को हम लोगों ने क्या नाम दिया, एक न्यूक्लियोटाइड। ये भी एक संरचना है जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, तीनों मिलने के बाद न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, तो जब सिर्फ क्या क्या चीज हो, पेंटोज शुगर हो और साथ में नाइट्रोजनस बेस हो, तो क्या कह देंगे, न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इसके साथ में जब क्या जुड़ जाए, फास्फोरिक अम्ल जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। कल हम लोग बात करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल से। अभी तो डीएनए का स्ट्रक्चर का बस एक इकाई आप लोगों ने सीखा है, ये एक इकाई से बने होते हैं डीएनए, ऐसे कई सारे रहते हैं, और कई सारे के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।